हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग जो हो चुका था उसके आगे उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन जो भी बातें इसमें बताई जाएगी वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बहुत ही मज़ेदार बात इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पिछली क्लास में हम लोग जाने थे कि रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग के अनुसार उन्होंने पाया था कि बहुत सारी अल्फा किरणें सीधी सीधी पार हो गई थी। कुछ अल्फा किरणें विक्षेपित हुई थी न्यून कोण बनाकर, अधिक कोण बनाकर, और 20,000, 8,000, 12,000 में से का किरणें ऐसी थी जो जिस पथ से गई थी उसी पथ से लौट आई थी। ये बात आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जाइए, उस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में दे दिया गया है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास की बातें कुछ यहाँ पर रिपीट होगी, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमने पाया था रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के अनुसार कि बहुत सारी जो किरणें थी वो सीधे पार हो गई थी। बहुत सारी किरणें सीधी पार हो गई थी, बहुत सारी, ठीक है ना। बहुत सारी किरणें जो थी वो सीधी पार हो गई। सीधी पार हो गई कहने का मतलब इसने इस बात से यह पता चला था कि नाभिक का अधिकांश भाग खाली है। ये तो हम समझ में आ गया था। रदरफोर्ड भाई साहब ने ये बताए थे कि परमाणु का अधिकांश भाग है वो खाली है। चलो यहां से समझ में आ गया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। इसीलिए क्या इसीलिए क्या कर रहा है ये सीधी सीधी पार हो जा रही है। अब आगे देखते हैं आगे क्या थी। आगे कुछ बातें यह थी कि कुछ किरणें ऐसी थी जो जिस पथ से आ रही थी उस पथ से विचलित हो गई, ठीक है ना। फिर कुछ किरणें ऐसी थी जो जिस पथ से आ रही थी उस पथ से विचलित हो गई, यानी अब विक्षेपित हो गई। विक्षेपित यानी अन्य दिशा में क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। फिर देखिए और भी कुछ ऑब्जर्वेशन हमें प्राप्त हुआ था। ऑब्जर्वेशन यह प्राप्त हुआ था कि यहां से हम लोग देखिएगा कि कुछ किरणें ऐसी थी जो इस पथ से आई और इधर मुड़ गई थी, इस पथ से आई थी और इधर विक्षेपित हो गई थी, ठीक है। उन्होंने एक बात और भी बताई थी कि परमाणु के बीचों बीच में क्या है, परमाणु के नाभिक में क्या है, प्लस पाया जाता है। कौन सा चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव। आपको यह भी पता होगा कि पॉजिटिव को केवल पॉजिटिव ही डिस्टर्ब कर सकता है। एक बात यह भी बताई गई थी पिछली क्लास में कि यह जो किरण है, यह जो किरण है वो कैसी किरण है, अल्फा किरण है। कैसी किरण है, अल्फा। और एक बात और भी बताई गई थी आपको, ध्यान दीजिएगा, पीछे वाली बात भूलनी नहीं है। जब आपको पढ़ा दिया गया है तो उस बात को याद रखिए। इस पर जो चार्ज पाया जाता है वो चार्ज आपका होता है पॉजिटिव। इस पर जो चार्ज अवेलेबल होते हैं वो चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव को केवल पॉजिटिव डिस्टर्ब कर सकता है, नेगेटिव डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। अगर इसके नाभिक में नेगेटिव होता, अगर इसके नाभिक में नेगेटिव होता तो हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां से डिस्टर्ब हुआ था, कहने का मतलब जिस रास्ते से जा रही थी उस रास्ते से विचलित हो गई, दूर हट गई। जिस रास्ते से यह जा रही थी उस रास्ते से यह विचलित हो गई। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं नाभिक है। तीसरी बात उन्होंने यह बताई थी कि परमाणु का आकार बहुत छोटा है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि परमाणु का आकार छोटा कैसे है। तो परमाणु का आकार छोटा इसलिए था कि बहुत सारी किरणें में से एक आध किरणें ऐसी थी। देखिए ये वाली मोटी मोटी लाइन देखना, थोड़ा आप लोग इस वाली किरणों को देखना। ये किरणें देखिए, यह जो किरणें आप लोग को नजर आ रही है, ये वाली किरणें देखिए, इसको थोड़ा सा और हम अच्छे घर का है तो थोड़ा ज्यादा इसे खाना वाना मिला है तो ये थोड़ा मोटा हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यह किरणें थी जो जिस पथ से गई थी, जिस पथ से गई थी उसी पथ पर वापस लौट आई थी। यानी इसी रास्ते गई थी और इसी रास्ते उन्हें वापस लौट आई। बहुत सारी किरणें का क्या था, इस रास्ते गई थी और यहां निकली थी, ये इधर से गई थी और ऐसे निकल गई थी। इसकी दिशा ऐसे और इधर विचलित हो गई थी। इसका डायरेक्शन ऐसे गया था, देखिए इसका डायरेक्शन ऐसे और इधर निकल गई थी। फिर देखिए इसका अगर देखा जाए तो इधर गई और यहां चली आई, ठीक है ना। सारे का डायरेक्शन हमने दे रखा है। अगर मैं किरणों का नामकरण संस्कार करूं, ठीक है ना, तो नामकरण संस्कार अगर इसको नाम देना स्टार्ट करूं तो पहला किरण ये हमारा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और देखिए ये आपका पांचवा, ये आपका छठा, ये सातवां, आठवां और ये नौवां किरण, ठीक है ना। सारे किरणों को हमने दिखा दिया आपको। अब बारीकी से हम लोग किरणें के बारे में समझेंगे कि कौन सा किरण क्या क्या कर रहा है, ठीक है। आपको बताया गया सबसे पहला बात कि बहुत सारी किरणें सीधी पार हो गई थी। कहने का मतलब था कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। दूसरी बात यह बताई गई थी कि कुछ किरणें क्या कर रहा था, विक्षेपित हो रहा था, मुंह चिढ़ा करके चला गया।
यानी ऐसे आ रहा था, जिस रास्ते से जाना था उस रास्ते से नहीं किया, बोला कि हम इधर से जाएंगे, चला गया। फिर कुछ किरणें ऐसी थी जो अधिक कोण बनाकर चली गई थी, ठीक है ना। तो ये जो बातें थी, और बहुत सारी, जैसे बुक्स, बहुत सारी बुक्स है जो 12,000, 10,000, 8,000 में से एकाक किरणें ऐसी थी जो जिस पद से गई थी उसी पद से वापस लौट आई थी। तो यहां से हम लोग क्या क्या पाए थे कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। दूसरी बात यह बताए थे कि परमाणु में कहीं ना कहीं प्लस है। तीसरी बात यह बताए थे कि परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। छोटा इसलिए होता है, छोटा हम लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारी किरणें में से एकाक किरणें लौट रही थी। अगर बहुत सारी किरणें लौटती तो हम सब कह सकते थे कि परमाणु का आकार बड़ा है। समझ में आ रही बात। चलिए हम लोग देखिए नाम दे रहे हैं, तो नाम दे रहे थे, यहां से हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कि अगर यहां देखा जाए, पहले देखिए यहां सबसे पहले आपको समझा रहा जा रहा है, पहला दूसरा किरण का नाम दे रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हाँ चौथा नहीं, पहला दूसरा ही दे देते हैं, पहला दूसरा, और नीचे से दे रहे आठवां नौवां, पहला दूसरा आठवां और नौवां। ये चार किरणें को आप लोग देख लो, ये चार किरणें ऐसी थी, ये चार किरणें ऐसी थी जो पथ से विचलित नहीं हुई थी। कहने का मतलब है कि अगर वो पार कर रही थी तो पार करने के बाद वो कितना डिग्री का एंगल बनाकर वो क्रॉस कर रही थी। तो यहां से आप लोग देख रहे होगे कि जिस पथ से गई थी उसी पथ से चली गई थी वापस, यानी कि जिस रास्ते से जा रही थी बिना विक्षेपित हुए पार हो गई थी। यानी कहने का मतलब है कि एक पहला किरण, दूसरा किरण, पहला दूसरा, फिर आठवां और नौवां, ये चार किरणें ऐसी थी जहां पर थीटा का वैल्यू लगभग कितना डिग्री था, 0 डिग्री, ठीक है ना। जो किरणें सीधी पार हो रही थी कितना डिग्री का कोण बनाकर जा रही थी, तो आप लोग साफ साफ नजर आ रहा होगा लगभग 0 डिग्री का कोण बनाकर जा रही हो। अब ध्यान देने वाली बात है कि तीसरी किरण को देख रहे हैं, तीसरी किरण, और हमारा आपका गया सातवीं। तीसरा और सातवां किरण आप लोग जो देख रहे हैं, इसका वैल्यू आप लोग देखिएगा। तीसरा और सातवां किरण को देखिए, या तीसरा सातवां को देख रहे हैं, तो तीसरा और सातवां का वैल्यू जो है वो देखिए ध्यान से, ये 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है। यानी थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है, 90 डिग्री से कम है। यानी आप लोग देख रहे होंगे तीसरा और सातवां किरण है जो 90 डिग्री से कम कोण, छोटा कोण, न्यून कोण बनाकर जा रही है, ठीक है ना। और आगे जब बात बताया जा रहा है आपको, तीसरी बात देखिए, तीसरी क्या बात है, चौथा और छठा को देख लीजिए, चौथा किरण और छठा किरण। चौथा और छठा को आप लोग देख रहे होंगे, वो देखिए 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम बना रही है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम बना रही है। तो आप लोग यहां से देख रहे होंगे थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का यहां पर जो कोण बनाया जा रहा है, यहां पर जो कोण बनाया जा रहा है, इसका देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं साफ साफ, ध्यान दीजिए। यहां पर जो एंगल है, यहां पर जो एंगल है वो 90 से बड़ा है। किससे बड़ा है, यहां पर जो एंगल है वो किससे बड़ा है, 90 से बड़ा है। सॉरी, यहां पर जो थीटा का वैल्यू है 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा क्या है, थीटा। और थीटा से बड़ा कौन है, अब देखिए 90 से बड़ा है लेकिन किससे छोटा है, 180 से यह छोटा है। ध्यान दे रहे होंगे आप लोग बात को। चौथा और छठा किरण को देखिए, ये वाली किरण है, ये किरण ऐसे गई और ये किरण ऐसी आ रही थी। ये दोनों किरणों को देखिए 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, ठीक है ना। तो आप लोग देख रहे होंगे 90 से बड़ा थीटा और 180 से छोटा भी थीटा, ठीक है। लास्ट एक किरण बच गई थी आपकी, ये मोटी वाली किरण कौन थी, पांचवी किरण को आप लोग स्पष्ट देख रहे होंगे कि जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से लौट आई थी। कहने का मतलब है कि ऐसे जा रही थी, इसी तरह के लौट आई थी। तो यहां से जो एंगल बन रहा था आपका, वो कितना डिग्री का बन रहा था, वो 180 डिग्री का बन रहा था। यानी पांचवी किरण के जो थीटा का वैल्यू है वो कितना डिग्री का है, 180 डिग्री का है। तो आप लोग यहां से पा रहे होंगे, अगर जो किरणें सीधी पार हो रही थी वो 0 डिग्री का, जो विक्षेपित हो रही थी उसका वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा, या फिर विक्षेपित हो रही है वो 90 से छोटा और 180, सॉरी 90 से बड़ा और 180 से छोटा। एकाक किरण ऐसी थी जो जिस पथ से गई थी उसी पथ से वापस लौट आई। कहने का मतलब है कि वह 180 डिग्री का टोटल एंगल बनाकर आ रही थी, ठीक है ना। तो इसी के जरिए से रदरफोर्ड ने एक ग्राफ दिया था, उस ग्राफ के रिलेटेड आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे, उस ग्राफ को समझिए आप, ठीक है ना। ग्राफ को समझिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। यहां पर मैंने सिर्फ थीटा का वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखना, ठीक है। चलिए किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार था, इस ग्राफ को समझिएगा आप लोग। देखिए फिर से बना दे रहे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमने 0 डिग्री रखा, यहां पर 90 डिग्री और यहां पर 180, ठीक है ना। तो इस वाले वैल्यू को हम लोग बोल रहे हैं 9 यानी कि यहां पर जो है एन थीटा और यहां पर हम लोग रख रहे हैं जो थीटा,
ठीक है, बात समझिए। अब क्या हो रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग पिछले वाले जो बताया था कॉन्सेप्ट, उसमें आप लोग समझे होंगे कि जो किरण सीधी पार हो रही थी उसकी संख्या बहुत ज्यादा थी, जो किरण सीधी पार हो रही थी उसकी संख्या ज्यादा थी। और कहने का मतलब है कि एक बात और भी था कि वहां पर जो एंगल बना रहे थे बहुत उतनी सारी किरणें, वो 0 डिग्री का एंगल बना रहे थे, यानी 0 डिग्री पर किरणें की संख्या बहुत ज्यादा थी। ध्यान दीजिए, तो 0 डिग्री पर ये वाला जो आपका है वो 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, आपका 180 डिग्री। तो बात यह समझना है कि 0 डिग्री पर जब ग्राफ को हम लोग खींचना स्टार्ट किए थे, उन्होंने जब ग्राफ बनाया था तो ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार था, धीरे 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 इसकी मान बढ़ती चली गई थी। तो आप लोग यहां से समझ रहे होंगे कि देखिए 0 डिग्री पर जो किरणों की संख्या थी, यानी यहां तक आपका 0 डिग्री का कहानी है, उसके बाद 180, उसके बाद 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पर जो किरणों की संख्या आप लोग देख रहे होंगे वो सबसे कम है। 180 डिग्री पर किरणों की संख्या क्या है, सबसे कम है। आप लोग चेक करना चाहते तो इस किरण को आप लोग चेक कर सकते हैं, देखिए बहुत कम है या नहीं है। उसके बाद अगर 90 डिग्री पर चेक करना चाहते तो 90 डिग्री पर भी आप लोग देख रहे हैं कि 90 डिग्री पर जो किरणों की संख्या है वो कुछ ना कुछ उससे कुछ ना कुछ ज्यादा है, उससे कुछ ना कुछ ज्यादा है। कुछ क्या देख रहे हो कि यहां पर से उसकी लाइन वो नीचे होती चली गई है, यानी नीचे होती चली गई, यानी यहां पर से इसका लाइन आ सकता है। थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया था, ठीक है ना। तो यहां से इस लाइन को आप लोग खींच सकते हो, यहां से इस लाइन को खींच सकते हो। उसके बाद देखिए 180 का 90 का आप लोग यहां से खींच सकते हो। इसकी तुलना में अगर देखना चाहे यहां से, इसकी लाइन यहां से देखना चाहे, ठीक है, तो इसकी तुलना में 180 डिग्री का किरणों की संख्या कम है, फिर 90 डिग्री का उससे अधिक है, 0 डिग्री पर बहुत सारी थी। तो कहने इस ग्राफ से आप लोग सब स्पष्ट समझ रहे होंगे कि जो किरणें सीधी पार हुई थी वो 0 डिग्री का एंगल बना रही थी, और 0 डिग्री वाले किरणों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जो न्यून कोण बना रही थी उसकी भी किरणों की संख्या बहुत, मतलब वो जो 0 डिग्री था उसकी अपेक्षा कम थी। फिर जो आपका 180 डिग्री बना रही थी वो बहुत सारे में से एक किरणें ऐसी थी जो 180 डिग्री बना रही थी। तो यहां से आप लोग बात को बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है ना, इस ग्राफ के मेथड से। तो यही ग्राफ उन्होंने दिया था, एन थीटा और थीटा के बीच में यही रिलेशन उन्होंने बताया था। तो यहां से आप लोग देख रहे होंगे कि जो एन थीटा का वैल्यू है, जो जहां पर सबसे ज्यादा किरणों की संख्या वह कितना डिग्री है, 0 डिग्री, कुछ कम 90 डिग्री, सबसे कम 180 डिग्री। तो यह ग्राफ के माध्यम से उन्होंने यही बात समझानी चाहिए थी। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका इससे बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट को, जिसको हम लोग बोलते हैं संघट्ट प्राचल। क्या बोलते हैं, संघट्ट प्राचल, इंपैक्ट पैरामीटर। बात समझिएगा थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं आपको। अभी तक जो आप लोग पढ़ चुके हैं वो 10th का ही था, ठीक है ना। अब लोग हम जो पढ़ रहे हैं वो 12th का है। जो पिछले वाले आप लोग सब जो पढ़े हैं रदरफोर्ड का प्रयोग, वो सब 10वीं क्लास में है, ठीक है ना, वो आपकी खत्म हो चुकी है। अब जो पढ़ने वाले वो नया नया चीज है। आइए आपको मिलेगा कहाँ, तो परमाणु नाम का एक चैप्टर है, उस चैप्टर में जाके देखिएगा, आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले इंपैक्ट पैरामीटर को। इंपैक्ट पैरामीटर होता क्या है, ठीक है। तो अगर इंपैक्ट पैरामीटर के डेफिनेशन की बात की जाए तो इंपैक्ट पैरामीटर का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, देखिएगा। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो अल्फा कणों के प्रारंभिक गति की दिशा, ध्यान दीजिए, अल्फा कणों के प्रारंभिक गति की दिशा से नाभिक के गति की दिशा से नाभिक से लंबवत दूरी, नाभिक से लंबवत दूरी, ठीक है ना। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा। अगर मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूं, ठीक है, रुकिए एक मिनट। इस डायग्राम के हिसाब से आपको अगर हम समझाना चाहें तो आप समझिएगा थोड़ा। बहुत सारी किरणें सीधी पार हुई थी, ये भी किरणें सीधी पार हुई थी। यहां पर अगर हम 2 किरणें और लिख दें तो 2 किरणें ये भी सीधी पार हुई थी। बहुत सारी किरणें जो थी वो ऐसे भी विचलित हुई थी, विक्षेपित हो गई थी अपने पथ से। और बहुत सारे बुक ऐसे बोलते हैं 20,000, 8,000, 10,000 में से एक किरणें ऐसी थी जो जिस पथ से गई थी उसी पथ से क्या हो गई, वापस लौट गई। ये मोटी वाली किरण, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बैठा हुआ था, प्लस, ठीक है। अगर इस किरणों को कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो आप लोग बहुत बखूबी जानते हैं कि अगर इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो किरणें सीधी पार होती, यानी नाभिक के सीधा, बिल्कुल सीधा पार हो जाता। लेकिन इसको डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने के बाद कुछ किरणें वापस लौट आई। अगर इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो ऐसे पार होती। बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो यही बात को आपको समझना है कि अगर इस किरण को अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो कुछ इस प्रकार से इसका रेखा हो जाता। एक सेकंड, थोड़ा सा ये किरणें सीधी कर ले, मैं उनको
आपको सीधी करनी थी, कर लिया मैंने, चलो ठीक है। अगर इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो इस किरण की जो रेखा होती वो कुछ इस प्रकार हो जाती, ठीक है ना। मैं इसे डॉट लाइन से कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। हम इसको डॉट लाइन से बता दे रहे हैं आप लोगों को। अब यह किरणें को कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो किरणें कुछ इस प्रकार से पार हो जाता ना। चलो कोई दिक्कत है। बाकी किरणें जो थी वो क्या था, वो जैसा आया वैसे ही चला गया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो बातों को यह समझना है इस डेफिनेशन के माध्यम से, अल्फा कणों के प्रारंभिक गति की दिशा से नाभिक से लंबवत दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, इंपैक्ट पैरामीटर कहा जाता है, संघट्ट प्राचल कहते हैं। तो बात यह समझना है कि यहां पर जो होगा संघट्ट प्राचल, कहने का मतलब है कि पहले का क्या होगा। तो संघट्ट प्राचल को हम लोग जनरली बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बी से। ये पहला किरण आपका है, ये दूसरा और ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। बात समझना है थोड़ा, ठीक है ना। अगर हम छठे किरण, पहले किरण की बात करें, पहले किरण का संघट्ट प्राचल अगर देखना चाहें तो आपका जो है ये वाला आपका है ग्राउंड स्टेट, यानी यही आपका मूल है, ठीक है ना। यानी यहां से जो इसका लंबवत दूरी वही कहलाएगा संघट्ट प्राचल। अगर हम पहले किरण का संघट्ट प्राचल निकालना चाहें तो लंबवत दूरी नाभिक से प्रारंभिक गति की दिशा की लंबवत दूरी। अगर इस किरण का संघट्ट प्राचल निकालना चाहें तो कुछ इस प्रकार से होगा इस किरण का संघट्ट प्राचल। अगर इसका नाम देना चाहे तो यह हो गया आपका B1। अगर पहले किरण का संघट्ट प्राचल देखना चाहे तो यह हो गया B1, ठीक है ना। अगर दूसरे किरण का संघट्ट प्राचल देखना चाहे तो दूसरा किरण आपका ये है और ये आपका हो जाएगा B2। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका B2, यानी इसका हम नाम दे सकते हैं B2। अगर इस तीसरे वाली किरण का संघट्ट प्राचल आप निकालना चाहे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका B3, ठीक है ना। अगर चौथे वाली किरण का निकालना चाहे तो ये आपका हो जाएगा B4। पांचवे वाली किरण का संघट्ट प्राचल निकालना चाहे तो पांचवे वाली किरण का संघट्ट प्राचल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका B5। छठे वाली किरण को आप लोग बखूबी देख रहे होंगे कि छठे वाली किरण का अगर संघट्ट प्राचल आप लोग निकालना चाहें तो मूल ये है, ठीक है ना, नाभिक का ये है, और इसका जो है मूल गति की दिशा, प्रारंभिक गति की दिशा ये है, यानी इसकी लंबवत दूरी को हम लोग संघट्ट प्राचल बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा B7, सॉरी एक मिनट, 5 हमने देख लिया, 4 देखा और कुछ छूटा, क्या छूटा? नहीं, ये आपका 5 था। एक मिनट, चौथे का मैंने नहीं देखा, देखो चौथे का बता देंगे आप लोगों को। ये आपका पांचवा था, ये आपका छठा था, ठीक है ना, और ये आपका हो जाएगा B7। बात समझिए। तो अगर हम देखना चाहे पहले किरण का संघट्ट प्राचल तो ये वाला, दूसरे किरण का संघट्ट प्राचल तो ये वाला, तीसरे किरण का, चौथे किरण का, पांचवें किरण का, छठे किरण का, और ये आपका सॉरी चौथे किरण का यहाँ पर नहीं नजर आ रहा, सातवें किरण, पांचवें किरण का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग समझ रहे होंगे कि संघट्ट प्राचल होता क्या है। संघट्ट प्राचल कहने का मतलब ही आ गया आपका अल्फा कणों के प्रारंभिक गति की दिशा से नाभिक के लंबवत दूरी को हम लोग संघट्ट प्राचल बोलते हैं। पहले वाली किरण का आपको नजर आ गया होगा, दूसरे वाली किरण का, तीसरे वाली का, चौथे वाली का आपको बताना पड़ेगा, पांचवें वाली का, छठे और सातवें, ठीक है ना। तो यहां से आप लोग को समझ में आ गया हो कि संघट्ट प्राचल होता क्या है। आपको एक रिलेशन समझाना चाहते हैं, रिलेशन यह समझाना चाहते हैं कि जब पहले वाली किरण जो जा रही थी उसमें अगर देखा जाए पिछले वाली बातों को याद करके, तो वहां पर जो पहले वाली किरण का, पहले वाला देखना ध्यान से, पहले वाली, दूसरा, पहला, दूसरा और छठा और सातवां को देखो, इसमें थीटा का वैल्यू लगभग कितना डिग्री का बराबर है? 0 डिग्री। अगर केवल पहला, दूसरा, 1, 2 और 6, 7 को अगर देखें तो उसमें थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0। अगर 0 डिग्री है, उसके बाद थोड़ा और नीचे आए तो तीसरा और पांचवा को देखेंगे, 3 और 5 को देखेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना है? तो थीटा का वैल्यू आप लोग देख रहे होंगे बढ़ रहा है, यानी थीटा का वैल्यू लगभग कितना है? तो थीटा का वैल्यू है जो 90 से छोटा है, या सॉरी थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा, यहां से 90 से छोटा तो है ही जनरली। थीटा का वैल्यू कितना है? 0 से क्या है? बड़ा है, 0 से बड़ा है, और 90 से क्या है? छोटा है। 90 से क्या है? छोटा है। फिर देखिएगा बच गया आपका चौथा किरण। तो चौथा किरण को आप लोग बखूबी जानते होंगे कि यहां पर जो थीटा का वैल्यू है कितना है? 180 डिग्री। बातों को समझिएगा थोड़ा। 1, 2, 6, 7 थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 3, 5 0 से बड़ा थीटा से बड़ा 90 डिग्री, सॉरी 0 से बड़ा थीटा से बड़ा कौन है? 90 डिग्री। उसके बाद देखिएगा चौथा किरण, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री,
बात यहाँ बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट हो गई होगी कि जहां पर 0 डिग्री बन रहा था, यानी जो जो किरण अपना एंगल 0 डिग्री का बना रहा था, वहां पर संघट्ट प्राचल ज्यादा है ना। देखिए ये वाली किरण 0 डिग्री बना रही थी ना, संघट्ट प्राचल ज्यादा है। फिर ये वाली किरण 0 डिग्री बना रही थी, संघट्ट प्राचल उससे थोड़ा कम। फिर तीसरी किरण, जैसे जैसे आपका थीटा का वैल्यू देखिएगा, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे संघट्ट प्राचल आपका कमता चला जा रहा है। बात समझिए, थीटा का वैल्यू 0, ठीक है ना, फिर उसके नीचे आया, फिर जब उसके नीचे आया थीटा का वैल्यू फिर बढ़ा, संघट्ट प्राचल छोटा। चौथी किरण का देख रहे हैं संघट्ट प्राचल लगभग, चौथी किरण का अगर संघट्ट प्राचल देखें यानी B4 का वैल्यू देखें, B4 का वैल्यू लगभग कितना डिग्री है, लगभग कितना है तो 0 है, डिग्री नहीं, लगभग कितना है 0 है। और 0 कब है तो उसका एंगल का वैल्यू कितना है, चौथी किरण का एंगल का वैल्यू कितना है 180 है। तो आप लोग को यह बात स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि जब थीटा का मान, जब थीटा क्या हो, जब थीटा बराबर 0 डिग्री के आसपास हो, 0 डिग्री के आसपास हो, तो बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान लार्ज होगा, ठीक है ना। और जब थीटा का मान लगभग 180 के पास जाएगा, ठीक है ना, जब थीटा का मान 180 के पास चलता जाएगा तो बी क्या हो जाएगा आपका स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल कहने का मतलब घटता चला जाएगा। बात आप लोग समझ गए होंगे कि संघट्ट प्राचल क्या कहता है। तो यहां पर आप लोग समझ रहे होंगे कि थीटा और बी के बीच में एक रिलेशन है, थीटा और बी के बीच में एक रिलेशन है कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, 1/b का, 1/, संघट्ट प्राचल का। अगर लिखना चाहे तो कोण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/, संघट्ट प्राचल इंपैक्ट पैरामीटर का, ठीक है। अगर इंपैक्ट पैरामीटर आपका ग्रोथ करेगा तो कोण आपका स्मॉल होता चला जाएगा, अगर इंपैक्ट पैरामीटर आपका स्मॉल होता चला जाएगा तो इसका मतलब है कि कोण आपका बढ़ता चला जाएगा। तो यहां से आप बिल्कुल समझ गए होंगे, यही बात आपको समझानी बहुत जरूरत थी क्योंकि यही बात आपको क्लास 12th में समझनी थी, ठीक है ना। जो पीछे आप लोग देख रहे थे वो क्लास 10th का ही था, पढ़ा हुआ था। बाकी जो बातें अब आज जो आप लोग पढ़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को दोबारा, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि दोबारा देखने से आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ में अच्छी तरह से आता है तो वीडियो को लाइक करना तो जरूरी बनता है, ठीक है ना। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। शेयर करना तो बखूबी मत भूलिए क्योंकि हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमारे लिए कुछ करिए। क्या समझ में आ रहा है ना। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए क्योंकि अगलों का भी मौका मिल सके इस वीडियो को देखने का, पढ़ने का, समझने का, ठीक है। और हमें जहाँ तक लगता है कि हमने वो सारा कुछ आपको बताया है जो परमाणु नाम का एक चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर यह वाला टॉपिक नहीं मिल रहा है तो इस टॉपिक के बारे में आप परमाणु नाम का एक चैप्टर खोलिए, उसमें आपको यह टॉपिक मिल जाएगा। क्लास 12th के रिगार्डिंग आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।